नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। दिल्ली में नया मध्य प्रदेश भवन बनकर है तैयार। 6 फ्लोर और 104 कमरे। बुझ गई मोदी सरकार का उज्ज्वला योजना, फिर चूल्हा फूंक रही गरीब महिलाएं। शिक्षकों के फिनलैंड टूर पर फिर गरमाई दिल्ली की सियासत। सऊदीया ने एलजी को लिखी चिट्ठी। तस्लीमा नसरीन ने लगाया जबरन हिप रिप्लेसमेंट करने का आरोप। एप्पल हॉस्पिटल ने किया इनकार। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की उम्र में हुआ निधन। आपकी स्थापना में था बड़ा हाथ। वंदे भारत ट्रेन में अब सोते हुए करेंगे सफर। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की हवाओं में अब चिट्टे का जहर घुलने लगा है। लगातार हिमाचल में चिट्टे की सप्लाई की जा रही है। ताजा मामले में हिमाचल पुलिस की नार्कोटिक्स टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से काफी कैश और नशा का पदार्थ मिला है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा के नूरपुर से जासूर में पुलिस ने एक कार को कब्जे में लिया है। पुलिस ने 2 कार सवार युवकों को गिरफ्तार किया है और कार से 13 लाख रुपए से ज्यादा का कैश और 1 किलो से ज्यादा चिट्टा बरामद किया गया है। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नार्कोटिक्स टीम ने जसूर में नाका लगाया है। नाके के दौरान पंजाब नंबर की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई है तो चालक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम के करीब चिट्टा बरामद किया है। साथ ही 100 नशीली गोलियां और 13,20,333 रुपए के कैश भी बरामद हुए हैं। ये दोनों आरोपी अमृतसर से आ रहे थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंजाब रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस सवार कुल 7 लोग घायल हो गए। 5 घायलों को हल्की फुल्की चोटें आई। वहीं 2 घायलों को डंटा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह पंजाब रोडवेज की बस चंडीगढ़ जा रही थी। इस दौरान कांगड़ा के रानी तलात और के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई बस। जब ज्वालामुखी से पहले ही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर फिसलन के चलते ये हादसा हुआ। हादसे में 7 यात्री घायल हो गए। अगर बस पेड़ से टकराकर नहीं रुकती तो पलट भी सकती थी। घटना मंगलवार सुबह 11:30 बजे हुआ। बस सवारियों से भरी हुई थी। यहाँ पर शिमला से मटोर NH का काम चल रहा था और सड़क पर पड़ी मिट्टी से कीचड़ पर फिसलन है और इसी वजह से बस भी फिसल गई। यहाँ आने जाने वाली गाड़ियों को भी फिसलन की वजह से हादसे का डर बना हुआ है अभी भी। बजट 2023 पेश कर रही भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार देश के गरीब कैदियों के लिए विशेष ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने
जेलों में बंद गरीब कैदियों पर लगाया गया जुर्माना और जमानत पर आने वाली लागत का पैसा सरकार की तरफ से दिए जाने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि जेलों में बंद गरीब कैदियों को जमानत लेने के लिए जो भी खर्च करना होगा उसका भार सरकार उठाएगी। 1 फरवरी को 5वां बजट और मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेलों में बड़ी संख्या में बंद गरीब कैदियों का खास ध्यान रखा है। बता दें कि देश भर के जेलों में ऐसे हजारों कैदी बंद है जिनके पास जमानत लेने के लिए या उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं है, जबकि उनकी कैद की अवधि या तो पूरी हो चुकी है या फिर वे विचाराधीन हैं। ऐसे कैदियों के लिए भारत सरकार अब मदद का हाथ बढ़ाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली की तिहाड़ सहित मंडोली, रोहिणी आदि जेलों में ही लिमिट से कई गुना ज्यादा कैदी बंद है। हाल ही में नलसा की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी गई थी। नलसा ने कहा कि जमानत दिए जाने के बावजूद 5000 विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं। इनमें सिर्फ 1417 को ही रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जेलों में ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो जुर्माना की राशि या जमानत का खर्च उठाने में असक्षम है। हरियाणा के सोनीपत गांव बख्तारपुर के जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। एक गुट का आरोपी है कि दूसरे गुट के 10 से 12 लोगों ने उनके घर में घुसकर तेज धार हथियार और बंदूकों से हमला किया है, जिसमें घर में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। शिकायत के बाद मूर्ति थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार गांव बख्तारपुर निवासी धीरज के परिवार का उनके गांव से ही लोगों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। इसके चलते दोनों पक्षों में पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था। धीरज के भाई नीरज ने बताया है कि किसी काम से वो बाहर गया हुआ था और दूसरे पक्षों के लोगों ने उनके घर में घुसकर उसके भाई और मां पर हमला कर दिया। दूसरे पक्षों के 10 से 12 लोग तेजधार हथियार लेकर उनके घर में घुसे थे। इसके बाद उसकी मां की हालत गंभीर है और उनके भाई की इलाज के दौरान ही मौत हो चुकी है। नीरज का कहना है कि शिकायत के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और उनके घर से आरोपी पक्ष सीसीटीवी के डीवीडीआर को भी बरामद के बाद अपने साथ ही ले गए हैं। वहीं उनके घर में कुछ पैसे भी रखे हुए थे, उसे भी आरोपी लेकर फरार हो गए हैं। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड ने फिर जोर पकड़ लिया है। जनवरी के ठीक बाद फरवरी के महीने की शुरुआत में ही कड़कती ठंड से हुई ठिठुरती जनता अब परेशान हो चुकी है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रहा है ऐसा ही कुछ हालत। माउंट आबू में भी कुछ ऐसा ही नजारा मिल रहा है देखने को। यहाँ तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिला, जिसपे पारा -4 डिग्री तक लुढ़क गया। ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैदानों से लेकर गाड़ियों के शीशों तक में भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। जनवरी के माह में पहले दिन कड़कड़ाती ठंड से एक बार ये बात तो साफ हो गई है कि अभी सर्दी का कहर कुछ दिनों तक ही कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जनवरी के जाड़े के बाद अभी फरवरी के महीने में के पहले ही कुछ दिन है और माउंट आबू के मैदानों में अभी भी से भी बर्फ के सफेद मोटी चादर जमी हुई नजर आ रही है। माउंट आबू में एकाएक तेज हुए सर्दी के तल्ख त्योहारों ने यहाँ पर आए हुए सैलानियों को भी खासा रोमांचित कर दिया है। अल सुबह में यहाँ होटलों में रुके हुए सैलानियों ने भी टेबल्स पर जमी हुई बर्फ को अपने हाथ से उठाकर उछाल कर उसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है। यही बजट और यही वजह है कि बजट में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लेकर खास ऐलान किया गया है। इसके लिए राज्य ब्याज रहित
लोन केंद्र से ले सकते हैं। बजट में 50,000 करोड़ का लोन राज्यों के देने का प्रावधान किया गया है। ये लोन राज्य में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित है। प्रदूषण बढ़ाने में पुराने वाहन भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। यही वजह है कि बजट में पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत हटाने की बात कही जा रही है। समय सीमा पूरे कर चुके वाहनों में सरकारी वाहन और एम्बुलेंस भी शामिल है। राज्य सरकारों ब्याज रहित लोन का इस्तेमाल पुराने वाहनों को हटाने में किया जा सकता है। इस संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट वैभव डांगे ने बताया है कि सरकार ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारने के लिए राज्यों पर जोर दे रही है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे दिल्ली मेरठ के बीच जल्द चलाने वाली आरआरटीएस हो, पर्वतमाला के तहत रोपते है या फिर बायोफ्यूल हो, सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है। लिथियम बैटरी का उत्पादन देश में शुरू करने की तैयारी चल रही है। अपने कथित चमत्कारों से चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में राजस्थान में उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन कर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोचिंग सिटी कोटा मुख्यालय पर हुए धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। साधु संतों के सानिध्य में हुए इस प्रदर्शन में कई जनप्रतिनिधि आमजन भी शामिल हुए। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। प्रदर्शन के दौरान कई संतों और हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सनातन संस्कृति और हिंदू समाज के बारे में अनर्गल टिप्पणी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि कोई इस तरह का दुस्साहस करेगा तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं अन्य समर्थकों ने कहा कि पहले भी कई संतों ने तपस्या की है। बागेश्वर धाम तपोस्थल है, सिर्फ उसे मन, कर्म और वचन से ध्यान करने की जरूरत है। जून 2008 में अमेरिका भारत परमाणु सहयोग और रणनीतिक गठबंधन की आजीवागोरी बात बीते कुछ दिनों में चल रही है। वाशिंगटन डीसी की एक जिला कोर्ट ने दक्षिण कैरोलिना, सिंगापुर और बेंगलुरु में कार्यालयों वाली एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म के सीईओ पार्थसारथी सुदर्शन को 35 महीने की जेल की सजा सुनाई है। पार्थसारथी पर तेजस सहित भारत की बैलिस्टिक मिसाइल पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों और लड़ाकू विमानों के विकास में सहायता करने के लिए 596 माइक्रो प्रोसेसिंग को अवैध रूप से निर्यात करने की साजिश रचने का आरोप था। टीओआई का एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 चिप्स इतने मामूली थे कि उसे किसी भी स्टोर से खरीदा जा सकता था। ये घटना तब हुई जब चीन अमेरिका के साथ समानता के लिए खिल्लाया उड़ा हुआ था और वही आसानी से अमेरिका निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहा था और अमेरिका इन सब के बीच निश्चित था। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि वाशिंगटन अत्यंत चीनी खतरे और भारत के प्रति अपने गलत अविश्वास के प्रति जाग गया है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। जल्द ही यात्री वंदे भारत ट्रेनों में सोते हुए सफर कर सकेंगे। रेलवे मंत्रालय स्लीपर वंदे भारत लाने जा रहा है। स्लीपर वंदे भारत को लंबी दूरी पर चलाया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। इसके लिए टेंडर जारी हो चुकी है और काम अवार्ड भी जल्द ही करने की तैयारी हो रही है। काम अवार्ड होने के 24 माह के अंदर स्लीपर ट्रेन तैयार हो जाएंगे। इस तरह 2025 में स्लीपर वंदे भारत ट्रैक पर आ जाएगी। बजट में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जाने की पूरी संभावनाएं हैं। रेलवे वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन और बढ़ाया जाएगा। मौजूदा समय रेलवे ने 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर जारी कर दिया है। ट्रेन प्रोडक्शनों का काम भी जल्द अवार्ड
करने की तैयारी में जुटी हुई है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार काम अवार्ड होने के 24 माह यानी कि 2 साल में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन तैयार हो जाएगी। इस तरह वर्ष 2025 में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से यात्री सफर कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने से स्लीपर और सामान्य वंदे भारत ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ेगी। मौजूदा समय 8 वंदे भारत ट्रेनों का देश के अलग अलग राज्यों में सफल संचालन हो रहा है। 2 और ट्रेन यानी 10 फरवरी को मुंबई से अलग अलग रूट पर चलेगी। इस तरह कुल 10 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन इसी माह शुरू हो जाएगा। मौजूदा ट्रेनों को पूरी तरह बदलने के लिए 6500 एल्यूमीनियम कोच, 1240 लोकोमोटिव और करीब 35,000 वैगन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। एल्यूमीनियम के कोच हल्के होने से ऊर्जा की कम खपत होती है। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 में मोटे अनाजों के उत्पादनों को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीतारमण ने मोटे अनाजों के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलेट्स का गठन करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के तहत कृषि ऋण के लक्ष्य को इस बार बढ़ाने का ऐलान किया है। डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ही कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। भारत के युवाओं को कृषि की तरह मोड़ने और खेती से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने इस बार नए कोष की स्थापना करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के अनुसार युवा उद्यमियों दूषी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि तरक कोष स्थापित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन को ट्रेड करने लगाने के लिए भी सरकार काम करेगी। शराब तस्करी को लेकर पुलिस इन दिनों बेहद सतर्क नजर आ रही है। जिले के बिछीबाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मौके पर टीम भेजकर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी थी। तलाशी के दौरान पुलिस को टैंकर से भारी मात्रा में शराब हाथ लगी थी। पूछताछ के बाद पता चला कि शराब को टैंकर में छुपाकर गुजरात तस्करी की जा रही थी। मामले में बिछीबाड़ा थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि मुखबिर के जरिए अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर टीम के साथ राजस्थान जेड गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी गई। इस दौरान उदयपुर की ओर से एक गैस टैंकर आते हुए नजर आया। टैंकर को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की तो गैस टैंकर होना बताया, लेकिन पुलिस को शक होने पर टैंकर को खुलवाकर तलाशी ली गई तो उसमें शराब की पेटियां मिली। टैंकर में भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी। G20 के गठन के 23 साल बाद पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिल रहा है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर के लिए भी ये पहला मौका है जब जोधपुर में G20 की अति आवश्यक बैठक आयोजित होगी। 2 से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाली इस बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शहर को जन सहभागिता द्वारा सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ढंग से सजाया जा रहा है। आगामी 2 से 4 फरवरी के मध्य होने वाले G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन के लिए शहर के चौराहे और स्थलों को जन सहभागिता के माध्यम से अलग-अलग थीम पर सजाया जा रहा है। इनके माध्यम से जोधपुर और मारवाड़ सहित राजस्थान की भौगोलिक और परिवेशीय विशेषताओं, बहुरंगी इतिहास, पुरातन सांस्कृतिक कलात्मक वैभव, हस्तशिल्प उद्योग, अनूठी और मनोहरी परंपराओं, लोक संस्कृति, आधुनिक विकास के सुनहरे आयामों से लेकर आंचलिक खूबियों का दिग्दर्शन मेहमानों को होगा। मलमास की संपत्ति के बाद
शादियों की सीजन शुरू हो चुका है। शादियों का सीजन शुरू होते ही फूलों की बिक्री के बहार आ गए हैं। शहर में फूलों की मंडी में डिमांड के साथ ही फूलों की आवक भी बढ़ गई है। आगामी दिनों में सावों को देखते हुए फूलों और डिमांड बढ़ने का अनुमान है। इस बार फरवरी 14, मार्च 6, मई 13, जून 11 दिन शादियों का सावे है। और इन्हीं सावों को देखते हुए फूलों का व्यापार करने वाले लोगों ने फूलों की अतिरिक्त स्टॉक मंगाना शुरू कर दिया है। वहीं इस समय फूलों की कीमतों में भी 4 गुना की बढ़ोतरी की गई है। फूलों के व्यापारियों का कहना है कि सामान्य दिनों में कई घंटों बैठने के बाद ही फूल नहीं बिक पाते हैं, लेकिन शादियों के सीजन की शुरुआत से ही फूलों का कारोबार अच्छा चलता है। शादियों के सीजन में बाजार में भी गेंदे और गुलाब के फूलों की मांग अधिक रहती है। महाराष्ट्र से एक भीषण सड़क हादसे की खबर है। यहाँ पुणे सोलानपुर नेशनल हाईवे पर एक बस और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। तेज रफ्तार लग्जरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। इस हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं इस भीषण सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा बुधवार को तड़के तालुका के बखारी गांव के सीमाओं में हुआ है। सोलापुर से पुणे के लिए एक लग्जरी बस निकली थी। बखारी गांव के सीमा में टायर फटने से एक ट्रक सड़क किनारे लगा हुआ था। तेज रफ्तार में बस अनियंत्रित होके ट्रक से जाकर टकराई। हादसे में इतना भयंकर था कि बस का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बाबा महाकाल के दरबार में बुधवार अनुपमा ने हाजिरी लगाई। अनुपमा यानी रूपाली गांगुली, जिनका अनुपमा सीरियल जबरदस्त हिट है और घर घर में देखा जा रहा है। रूपाली ने कहा महाकाल का वो धन्यवाद अदा करती हैं कि उनकी कृपा से उन्हें इतनी सफलता मिल रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में हर कोई श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने चाहता है। चाहे वो नेता हो या अभिनेता या आम जनता, बाबा का आशीर्वाद लेने और धन्यवाद अदा करने से छोटे पर्दे की लोकप्रिय अनुपमा यानी कि रूपाली भी पहुंची। 1 फरवरी को उज्जैन पहुंची छोटी पर्दे की प्रसिद्ध अभिनेत्री रूपाली गांगुली बाबा महाकाल के भस्म आरती में भी शामिल हुई। आरती के बाद रूपाली गृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। टीवी पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और हर घरों में देखा जाने वाला सीरियल अनुपमा है। हर घर में महिलाएं अनुपमा का ये सीरियल देखना पसंद करती हैं और इसी सीरियल के कारण अनुपमा प्रसिद्ध हो गई। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।